बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्लास 12th हिस्ट्री लेसन नंबर 7 और आज हम इंशाल्लाह इसका 7.2 देखेंगे। तो इससे पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने जो मालूमात दी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने स्पेशली जो देखा है इंज़माम देखा है, और वो भी 3 मेन रियासतों का, ठीक है। और एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जूनागढ़ के बारे में मालूमात हासिल की है, हैदराबाद और कश्मीर कि ये जो रियासतें थी किस तरह से ये कोई रियासत पाकिस्तान के साथ जाना चाह रही थी और कुछ रियासत इसमें कि आज़ाद रहना चाहती थी। तो ये यहाँ पर जो उनका इंज़माम भारत में किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों की कोशिशें, इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी थी, उसके वजह से ये आज हमारे मुल्क का अल्हम्दुलिल्लाह से हिस्सा है, ठीक है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमको आगे का आज जो देखना है हमारे लेसन का अदम नौ आबादकारी से इंज़माम की तरफ। इसमें जो रियासत है जहाँ पर, और एक ऐसे ही उनको भी अपने मुल्क में शामिल करने के लिए कोशिशें करनी पड़ी, जद्दोजहद करनी पड़ी, वो थी दादरा और नगर हवेली, ठीक है। तो ये जो इलाक़ा है दादरा और नगर हवेली, तो ये 11 अगस्त 1961 को, ठीक है, ये जो है हमारे मुल्क का ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बना, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना। कब बना? 11 अगस्त 1961 को। और जो है ये 2 अगस्त 1954 को पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था, ठीक है। यहाँ पर किसका कब्ज़ा था? पुर्तगालियों का। और ये 11 अगस्त 1961 को हमारा ज़ेर इंतज़ाम, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा बना, और 2 अगस्त 1954 को ही ये पुर्तगालियों से आज़ाद हो गया था। लेकिन अवाम ने वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर जो थी 54 से लेकर 61 तक के इनकी अवाम की ख़ुद की हुकूमत थी, ठीक है। तो इसको सिटीज़न काउंसिल कहा जाता था। और उसके बाद उन्होंने हुकूमत की, 7 साल के बाद ये एक यूनियन टेरिटरी बना है। तो अब ये सब कुछ जो हुआ, इसके पीछे की तारीख़ जो है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत दिलचस्प है। तो इंशाल्लाह अब हम आगे उसको देखेंगे। अभी तो हमने आपको स्टार्टिंग उसका क्लाइमेक्स बता दिया। अब हम वो पीछे जाते हैं फ्लैशबैक में कि कैसे हुआ, क्या हालात रहे यहाँ पर, कौन से किरदार अहम है और कौन विलन है, कौन हीरो है, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो कैसा था यहाँ पर, जो है 1783 से पुर्तगालियों का कब्ज़ा था। हमने देखा है इससे पहले भी पुर्तगालियों के बारे में हमने मालूमात हासिल किए थे। तो इनका कब्ज़ा था, और जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हो गया तो उम्मीद थी कि ये पुर्तगाली भी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं गए। तो अब यहाँ पर कैसा था कि जो पुर्तगालियों का यहाँ पर जो कब्ज़ा हुआ है और ये जो इलाक़ा है, तो इसका जोग्राफियाई महल वक़ू कैसा है, वो किस तरह से पुर्तगालियों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया था, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, ठीक है। ये टोटल यहाँ पर देखेंगे तो 72 गांव थे, उनकी राजधानी सिलवासा थी। 40% अगर यहाँ का इलाक़ा देखेंगे तो जंगलों पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत इलाक़ा है। और 62% जो यहाँ की आबादी है वो ख़ास करके आदिवासी है, ठीक है। तो ये जो इलाक़ा है, जो दादरा नगर हवेली जो कहा जाता है, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र इनके बॉर्डर के पास ही है। यानी देखो ये यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि किस तरह से महाराष्ट्र है एक साइड से गुजरात है, और एकदम उनके सरहदी यहाँ पे मिल रही है, उन इलाक़ों पर ये इलाक़ा बसा हुआ है, ठीक है। दोनों भी, तो वहाँ ज़्यादातर गुजराती बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसकी हिस्ट्री क्या थी, अब यहाँ पुर्तगालियों की आमद कैसे हुई थी, ये थोड़ा सा हम पीछे से जाते हुए चलेंगे तो आपको ये लेसन पूरा जो भी है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कैसा हुआ था, राजपूत राजा जो थे उनके ज़रिए से यहाँ पर पहले मुकामी जो लोग होते थे, हमने पहले ही बता दिया आपको, 62% यहाँ पर आदिवासी है। तो आदिवासी जमात होती है कोली। तो यहाँ के कोली सरदार जो थे उनको राजपूत राजाओं ने शिकस्त दी, और वहाँ पर जो है उनके इलाके पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। और उस इलाके का नाम था, एक रामनगर था जो आज का धर्मपुर है। वहाँ पर 8 परगना थे, परगना मीन्स गाँव का मजमुआ, और उन्हीं में से एक था दादरा नगर हवेली। समझिए आप, यहाँ पर किसका कब्ज़ा हो गया था? राजपूतों का। फिर उसके बाद आगे चलकर क्या हुआ कि जैसे जैसे मराठा, क्यों तो देखिए आपने कि यहाँ का इलाका कैसा है, एकदम मराठा, महाराष्ट्र और गुजरात के सरहदी इलाके में। तो अब मराठों का जब उरूज हुआ तो वहाँ पर शिवाजी महाराज ने रामपुर पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है।
तो फिर ये जो कब्ज़ा हुआ, पहले शिवाजी महाराज ने यहाँ के इलाके की अहमियत को समझा, इसको अपने कब्ज़े में ले लिया, लेकिन आगे जाकर 1690 में वो जो राजपूत एक राणा थे उन्होंने इसे फिर वापस हासिल कर लिया। ये उनके उस वक्त चलते रहते थे, ये राजा महाराजाओं में कभी वो इलाका जा रहा है फिर वापस जा रहा है, ठीक है, ये सब कुछ हो रहा था। ऐसे ही में एक आगे जाकर कैसा हुआ था कि 1739 में एक वसई का मुआहदा हुआ था, हमने देखा है ये 4th लेसन में, ठीक है। तो ये वसई के मुआहदे के तहत मराठों को वसई के पास का इलाका और ये जो इधर साइड का इलाका था वहाँ की चौथाई जो होता है टैक्स का एक हिस्सा होता है, तो वो वसूल करने का इख्तियार हासिल हो गया। किसे हासिल हुआ? मराठों को, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। पहले दादरा नगर हवेली पर कोली सरदार थे, वहाँ पर फिर राजपूत आए, राजपूत से शिवाजी ने छीन लिया, फिर उसके बाद से ये वापस से उनके पास चला गया, राजपूतों के पास। फिर से शिवाजी महाराज ने वहाँ पर एक वो शिवाजी महाराज तो नहीं, लेकिन बाद में से जो मराठे हैं उनमें वसई मुआहदा हुआ और उसका नतीजा यहाँ टैक्स हासिल करने का इख्तियार मराठों को हासिल हुआ, ठीक है। लेकिन आगे जाकर जो थे जो दूसरे वहाँ पर जो राजा राजपूत बने हैं उनका नाम था धर्मदेव। उन्होंने क्या किया कि मराठों को जो है वो टैक्स देने से इनकार कर दिया। अब यहाँ पर होता है, यानी इनकार करने की वजह से क्या हुआ कि मराठों ने फिर से उस इलाके पर अपना कब्जा कर लिया। तो अब ये एक्चुअल में अब ये यहाँ का इलाका किसके कब्ज़े में था? ये दादरा नगर हवेली का मराठों के कब्ज़े में था। अब यहाँ पर आता है स्टोरी में ट्विस्ट। अब यहाँ क्या हुआ कि 1772 में मराठा फ़ौज से क्या हुआ था, पुर्तगालियों को, उनकी फ़ौज को, उनको मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अब पुर्तगालियों की तो आमद हो चुकी थी, हमें पता है सबसे पहले जो फॉरेनर आए हैं हमारे मुल्क में, यूरोपियंस जो आए हैं, तो सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे आखिर में जाने वाले भी पुर्तगाली है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर कैसा हुआ था, 1772 में मराठा फ़ौज की पुर्तगालियों को कुछ नुकसान पहुँचा दिया था। उस नुकसान भरपाई के लिए उन दोनों में एक दोस्ती मुआहदा हुआ था 17 दिसंबर 1779 में, ठीक है। और इस मुआहदे के तहत क्या हुआ, दादरा नगर हवेली को तोहफे के तौर पर मराठों ने, क्योंकि मराठों का कब्जा था इसके ऊपर, तो इन्होंने तोहफे के तौर पर ये पुर्तगालियों को दे दिया। यहाँ से नतीजा क्या हुआ, पुर्तगालियों को नगर हवेली के तकरीबन 72 गांव के टैक्स हासिल करने का इख्तियार हासिल हुआ। और आगे जाकर 1785 में पुर्तगालियों ने तो क्या कर दिया कि वो जो पूरा इलाका है उसके ऊपर उन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इस तरह से हुई है दादरा नगर हवेली में पुर्तगालियों की आमद, इस तरह से उसकी हिस्ट्री रही है। एक जोग्राफियाई एतबार से एक बहुत खूबसूरत इलाका, वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़, वहाँ का आसपास जो है समंदर वगैरह है, यानी हर लिहाज से, अगर बिज़नेस के लिहाज से, इकोनॉमिकली लिहाज से अगर देखेंगे तो ये इलाका बहुत फ़ायदेमंद था। और यही चीज़ शिवाजी महाराज ने पहचानी थी, इसलिए इस इलाके पर उन्होंने अपना कब्ज़ा कायम किया था। लेकिन आगे जाकर कुछ हालात ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स में कुछ करना होता है, एक अपने को लेना देना चलते रहता है, तो वो वही हालात कुछ हुए मराठों के साथ और नतीजा ये हुआ था कि ये इलाका पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। और 1818 के बाद तो हमें पता है कि जो मराठा अंग्रेज़ जो तीसरी वॉर हुई थी उसके बाद तो मराठा तकरीबन कमज़ोर होकर ख़त्म ही के शुमार में हो गए और यहाँ से पुर्तगाली क्या हो गए, ताकतवर हो गए, क्योंकि उनको मुकाबला करने वाला कोई बचा नहीं था। और 1954 तक के तकरीबन उन्होंने यहाँ के इलाके पर हुकूमत की है, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब आते हैं हम अब अपने इधर में 1947 के पास कि मुल्क आज़ाद हो गया, लेकिन पुर्तगाली अभी ये छोड़ने के मूड में नहीं थे। उनको दादरा नगर हवेली बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वहाँ से उनको फ़ायदा था। तो अब यहाँ पर कैसा हुआ कि उन्होंने बोला कि मुकामी लोग जो उन्होंने आज़ादी के लिए इतनी जद्दोजहद किए, अंग्रेज़ों से जो है बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, और यहाँ पर जो है ये पुर्तगाली ये तो अभी बैठे हुए ही हैं। उन सबको ये लगा था कि अब जैसे ही अंग्रेज़ चले जाएंगे तो ये लोग भी चले जाएंगे, लेकिन नहीं, इनको जाने का कुछ मूड नज़र नहीं आ रहा था। नतीजा ये हुआ आगे जाकर कि जो है यहाँ पर जो है यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोन्स और नेशनल फ्रंट लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आज़ाद गोमंतक पार्टी और मुकामी लोग, ये लोगों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया पुर्तगालियों के ख़िलाफ़, ठीक है, क्योंकि इनको आज़ाद करवाना था, यहाँ से इनको भी भगाना था, क्योंकि मुल्क आज़ाद हो गया है और मुल्क में का एक इलाका किसी के ग़ुलामी में रहे ये मुनासिब था ही नहीं, और लोग खुद अब ये बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं थे, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बगावत शुरू कर दी। तो ये दो पार्टीज़ जो है ख़ास करके यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस
और आज़ाद गोमंतक पार्टी, इन लोगों ने और मुकामी लोगों ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई, इनके खिलाफ बगावतें कर दी। अब वो बगावतें कैसी कैसी थी, उन्होंने किस तरह से पुर्तगालियों के खिलाफ स्टैंड लिया, अब हम वो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ कि 1954 में जो है आज़ाद गोमंतक दल, सॉरी 1954, हाँ ठीक है, राइट है, 1954 में आज़ाद गोमंतक के जो लीडर थे फ्रांसिस मिस्क्रांस, इन्होंने और इनके जो दल थे, इनके रहनुमाओं ने इस जो जद्दोजहद जो चल रही थी इसको और ज़्यादा तेज़ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ है, देखिए लड़ाई जो तेज़ हो गई है, तो इसमें जो थे उनका ही एक आज़ाद गोमंतक पार्टी का ही एक और एक ब्रांच की जैसा था, वो दूसरी तंजीम थी उनकी, राष्ट्रवादी मुक्ति सेना। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया, लड़ाई तेज़ हो गई थी हथियारों के साथ। ठीक है, तो नगर हवेली हासिल कर लिए आज़ाद गोमंतक पार्टी ने, और उनकी जो थी दूसरी ब्रांच जो थी राष्ट्रवादी मुक्ति सेना, इन्होंने निरोली पर 28 जुलाई के दिन उनके वहाँ के पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आगे जाकर पिम्पार, वहाँ पर 1 अगस्त को वहाँ के पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया। यानी मेन होता था पुर्तगालियों का जहाँ से पावर है, यानी पुलिस स्टेशन मेन होते हैं, वहाँ पुलिस होती है, उनके हथियार होते हैं, तो अगर वहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो जैसे उनको हरा दिया, ऐसी बात है। तो ये इस तरह से जा रहे थे, जुलाई में वहाँ पर किया, वहाँ पर फिर उसी दिन अगस्त के दिन ही 1 अगस्त को 3 ग्रुप बनाकर ये लोग सिलवासा को गए, और वहाँ की पुलिस स्टेशन पर अच्छा खासा सिक्योरिटी इंतज़ाम था, लेकिन ये 3 तरफ से हमला करने की वजह से वहाँ की पुलिस को आखिर में हथियार डालना पड़ा। तो इस तरह से ये जो तंजीमें थी, वहाँ के लोग थे, ये सब ने मुत्तहिद होकर मुकामी पुलिस थाने पर हमले किए, इंतज़ामिया की जो दफातर है उन पर हमले किए। नतीजा ये हुआ कि अब पुर्तगालियों को पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है, क्योंकि पुर्तगीज़ अफसर जो थे उन्होंने कैप्टन फिडा लोगों ने हथियार डाल दी, देख लिया उन्होंने कि अब ये लोग बिल्कुल मानने के मूड में नहीं हैं और अब हमको खामोशी से हथियार डालना ही ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ अब उन्होंने पहचान लिया, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये इसके मीन्स उनके नतीजे और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। ये इस चीज़ को समझते हुए आखिर में पुर्तगालियों ने अपने हाथ हथियार डाल दिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास की जो मरकज़ी हुकूमत है उनके तरफ से KG बदलानी, इनको तकर्रुर किया गया जाकर वहाँ का इंतज़ाम संभाले। और एक जो है 2 अगस्त 1954 को ये जो है दादरा नगर हवेली हमारे इसमें शामिल हो गया, भारत का एक हिस्सा तो बन गया, लेकिन जो एक उसको दर्जा दिया गया, यानी कि एक यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम का जो इलाक़ा बनाया गया, वो बनाने के लिए उसको क्या टाइम लगा है, उसको टाइम लगा है 1961 और डेट थी 11 अगस्त। ठीक है, और वहाँ पर जो रहनुमा जो ख़ास करके गुज़रे, आप लोगों को ये खाका मुकम्मल कीजिए में आ सकता है, उनके भी एक 5-6 नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे। उनमें एक है विश्वनाथ लौंदे, वसंत झांझले, सुधीर फड़के, राजा भाऊ वाकनकर वगैरह। ठीक है, नाना साहेब काजरेकर, ये सब लोग जो थे, ये यहाँ की जो मुक्ति संग्राम हुआ है उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अपने अपने लेवल पर अदा किया है। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे एक MPSC UPSC के लिहाज से भी ये टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें का आपको पूछा जा सकता है कि ये मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम कब हुआ है, पुर्तगालियों का यहाँ कब्ज़ा कब ख़त्म हुआ, या फिर यहाँ की मेन जो तंजीमें थी उन तंजीमों का नाम। और वैसे ही एक चीज़ था कि दादरा नगर हवेली और दीव दमन के ताल्लुक़ से एक 2019 में एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्या हुआ था, वो बिल क्या है। तो अब वहाँ पर ये बिल के तहत क्या हो गया, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, अब ये सब मिलकर एक साथ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ा है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम, रियासत नहीं है। तो पहले कैसा था, दीव और दमन एक अलग टेरिटरी थी और ये दादरा और नगर हवेली अलग था, लेकिन ये अब चेंज हो गया। और अब ये 2019 में जो बिल पास हुआ था उसका नतीजा ये हुआ 26 जनवरी 2020 से ये एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है उनको मिलाकर। समझिए आप लोग क्या है ये, कि इन दोनों को मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को एक जा करके जो बिल बना था वो 2019 था, और इसका नतीजा ये हुआ कि
कि अब वो दोनों मिलकर एक यूनियन टेरिटरी है। और ये कब हुआ था लोकसभा में पास? 27 नवंबर, और राज्यसभा में 3 दिसंबर, और 2020 से ये लागू हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए, कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि दादरा नगर हवेली का किस तरह से भारत में इंज़माम हुआ और उसके पीछे के क्या हालात थे, वहाँ की क्या हिस्ट्री थी। और एकदम सिंपल है, इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस समझते चलो, रट्टे मारने की आदत को छोड़ो। जो मेन चीज़ें बताई जा रही हैं उनको एक आपकी नोटबुक में उसको नोट आउट करते चलो। तो इससे कैसा होगा, इंशाल्लाह आपकी एनुअल की भी तैयारी हो जाएगी और फ्यूचर के एजुकेशन की भी। ठीक है, और अगर आपको जो समझाया गया है अगर 1% भी समझ में आया होगा तो फिर से आप लोगों से सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि नमाज और कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, और सबको, सारे मुल्क को, मुल्क के हमारे तमाम मुसलमानों को, तमाम एनिमल्स को, सभी को अपनी दुआओं में याद रखिए। ठीक है, चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।